अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज अब पढ़ेंगे रेडियो क्रोमेटोग्राफी। इसको जो है क्यों रेडियो क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है और किस लिए इसको जो है वो प्रोसीड किया जाता है, वो आपने लास्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी कर लिया था। यहाँ पे हम बेसिकली इसके देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसीजर। तो बेसिक प्रिंसिपल को देखने से पहले जो है वो आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे आपके पास जो सैंपल है जिसको आपने एनालाइज करना है वो आपके पास क्या क्या हो सकता है, ताकि आपके लिए प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे आपका जो सैंपल है वो आपके पास हो सकता है कोई आयोनिक स्पीशी हो सकती है, जैसा कि आपके पास कैटाइन हो सकता है एंड एनाइन। इसके अलावा कैटाइन एंड एनाइन का कम्बिनेशन आपके पास हो सकता है, जैसे कि आपके पास कोई आयोनिक कंपाउंड हो सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल जो है उसमें भी आपके पास कैटेगरीज़ हैं कि ये आपके पास वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। इसी तरह आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास जो है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। इसी तरह आपका मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइडल इन नेचर हो सकता है। मॉलिक्यूल आपका ऐसा भी हो सकता है जो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाए, यानी हीट स्टेबल ना हो, और मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जो हीट स्टेबल हो। इसी तरह आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है जो लेबल्ड हो विद वन और मोर रेडियो आइसोटोप्स। अब ये आपके पास जो है वो सारे आपके जो है वो एनालाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसको आपने रेडियो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है वो सेपरेट करना होता है। अब ये भी बात आपने साथ में जो है वो याद रखनी है कि आपने इन सब एनालाइट्स में से, इनमें से जो भी आपका कंपोनेंट ऑफ सेपरेशन है, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई जो है वो सूटेबल रेडियो ट्रेसर यूज़ करना होता है। ठीक है। अब ये जो आप रेडियो ट्रेसर यूज़ करते हैं, इसके लिए मैंने टर्म इस्तेमाल की है सूटेबल रेडियो ट्रेसर। अब सूटेबल रेडियो ट्रेसर आपके पास जो है वो रेडियो ट्रेसर होगा जिसको आप जो है वो चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ चॉइस ऑफ रेडियो आइसोटोप इन रेडियो एनालिटिकल टेक्निक। अब वो टेक्निक्स जो हैं वो आपके माइंड में जो है वो होंगी, क्योंकि वो आपने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट जो है वो एक दफ़ा रीड आउट की हुई हैं। अब वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स को देखते हुए जो कि आपने इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो सेपरेट करनी है, या आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनमें से कोई भी या एलिमेंट या किसी भी नेचर का कंपोनेंट आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इन रेडियो क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेशन। आप जो है वो डिफरेंट किस्म की क्रोमेटोग्राफीज़ को अप्लाई करते हैं, और उन क्रोमेटोग्राफीज़ में जो है वो आप रेडियो आइसोटोप्स को इम्प्लाई करते हुए जो है वो रेडियो डिटेक्शन करते हैं अनस्टेबल आइसोटोप्स की किसी भी मिक्सचर के अंदर। इस वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स की बेस पे जो है वो हम डिफरेंट किस्म की जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इन पर्टिकुलर रेडियो क्रोमेटोग्राफी में। उसमें आपके पास जो है वो इंक्लूडेड है पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा आप जो है वो इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं कैटाफोरेसिस, फॉर हायर लेवल ऑफ रिसर्च जो है वो समटाइम्स जो है वो आप आल्सो यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद ऑल दीज HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो ये आपके पास टेक्निक्स है। अब आपने इन टेक्निक्स को कैसे सिलेक्ट किया? जैसा कि अगर आपके पास जो है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, इसको आप उस वक्त सेलेक्ट करेंगे जब आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, फॉर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बात कर रही हूँ,
आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं वो नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा है कि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सैंपल है या कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं वो नॉन वोलेटाइल है। अगर वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपने उस वक्त यूज़ करनी है जब आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड है, ठीक है, यानी कैटाइन है, या फिर वो एनाइन है। कैटाइन और एनाइन को आप चेक कर सकते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई आयोनिक कंपाउंड है उसको आप चेक कर सकते हैं इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। इन सब के अंदर जो है वो आपके पास जो डिटेक्शन है एट दी एंड वो विद डिफरेंट वे होगी, ठीक है। अब यानी आप एंड पे जो है वो रेडिएशन डिटेक्शन करेंगे या रेडिएशन मेजरमेंट करेंगे सिंटिलेशन काउंटर के थ्रू। बाकी जो आपके पास इन क्रोमेटोग्राफिक के टेक्निक्स के जो प्रिंसिपल हैं और जो उनके प्रोसीजर हैं वो आलमोस्ट सेम ही रहेंगे। बस आपने डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनमें से कोई एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है वो चूज़ कर लेनी है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं वो वोलेटाइल है। अगर वोलेटाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कैटाफोरेसिस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सैंपल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोलाइडल इन नेचर है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपका अगर जो सैंपल ऑफ इंटरेस्ट है, इसी तरह अगर आपका सैंपल जो है वो अगर हीट करने पे स्टेबल रहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपने जो है वो एक सूटेबल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। और अगर अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसके लिए भी आपने एक सूटेबल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करनी है इन्हीं अवेलेबल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में से। अब मैं क्या करती हूँ, वन बाय वन पहले आपको इन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की थोड़ी सी जो है वो सिग्निफिकेंस बता देती हूँ ताकि आपके लिए रिक्वायर्ड जो टेक्निक है उसको चूज़ करना आसान हो जाए। अब यहाँ पे जो आपके पास टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आती हैं उसमें आपके पास जो सबसे पहले आ जाती है वो है TLC और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप क्या करते हैं, जितने भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं यानी आपका जो मिक्सचर है आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो है उसके लिटरेचर रिव्यूज़ से या किसी और रिसोर्स से आइडिया है कि इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो हो सकता है, तो उसके लिए आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या TLC को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स आपके पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। इसमें होता क्या है आपके पास कि एक आपके पास जो है वो जो आपकी स्टेशनरी फेज़ होती है वो आपके पास जो है वो एक शीट हो सकती है जो कि शीट ऑफ ग्लास हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई शीट ऑफ प्लास्टिक हो सकती है, या आपके पास कोई एल्युमिनियम फॉयल हो सकती है। और आप करते क्या हैं कि आपकी जो भी शीट होती है आप उसको डिपॉजिट कर देते हैं किसी भी जो है वो एड्जॉर्बेंट मटेरियल से। अब यहाँ पे कौन कौन सा एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो कॉमनली आपके पास यूज़ हो सकता है, उसमें आपके पास हो सकता है सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, सिलिका जेल होगा इन पर्टिकुलर, एल्यूमिना होगा, या सेलुलोज हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एड्जॉर्बेंट मटेरियल होते हैं और आपकी जो मोबाइल फेज़ होती है उसमें आपका कोई ना कोई जो है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जिसको आपने सेपरेट करना होता है। मोबाइल फ़ेज़ जो होती है वो आपकी स्टेशनरी फ़ेज़ में से मूव करती है जो कि आपके पास ये शीट होती है, कोटेड शीट, और इसमें से पास करने के बाद जो है वो इफ्लुएंट जो होता है उसको जो है वो आप स्टडी करते हैं और क्रोमेटोग्राम के ऊपर जो है वो RF वैल्यूज़ की स्टडी करने के बाद जो है वो आप कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आप बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपने इसका जो है वो अपने माइंड में रखना है। सेकेंड टाइप है आपके पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को आप उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब आपका कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आयोनिक हो, कैटाइन हो, एनाइन हो और पोलर इन नेचर हो।
जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है दैट इज़ पोलर इन नेचर। ठीक है, इसी तरह आपके पास थर्ड ऑप्शन हो सकता है, वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। अब जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो आपने उस वक्त सेलेक्ट करनी है जब आपका जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो वोलेटाइल हो। अच्छा, आपका जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो आपका मोबाइल फेज़ होता है वो आपके पास क्या होता है, कोई ना कोई कैरियर गैस होती है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो है वो ऐसी कैरियर गैस को सेलेक्ट किया जाता है जो कि केमिकली इनर्ट हो और ओवरऑल रिएक्शन के साथ या रिएक्शन मिक्सचर के साथ मिक्सअप हो कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स को या जो है वो चेंज ना करे। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली जो आप गैस यूज़ करते हैं वो आपके पास हीलियम होती है और इसको यूज़ करने की दो रीज़न्स है। एक तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये नोबल गैसेस वाले ग्रुप से बिलोंग करती हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये केमिकली इनर्ट होती है। ठीक है, अब ये जो आपकी गैस है, ठीक है, ये आपकी काम करती है एज कैरियर गैस। ठीक है, अब जो आपकी कैरियर गैस है वो क्या करती है, आपका जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको वेपराइज करके वेपर फॉर्म में जो है वो अपने साथ जो है वो मिक्सअप करती है। फिर उसको जो है वो एक पूरा जो सेटअप होता है, कॉलम होता है आपके पास पूरा एक सैंपल का, यानी इस गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपके पास एक प्रेशर जनरेटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपके पास एक कॉलम लगा हुआ होता है, ये आपकी स्टेशनरी फेज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, जो सैंपल होता है उसको वेपराइज़ करने के बाद कैरियर गैस के साथ मिक्स करने के बाद इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर एंड पे जो है वो उसकी रीडिंग्स जो है वो नोट कर ली जाती हैं। तो ये आपके पास है गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा आप जो है वो कैटाफोरेसिस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 6 सेमेस्टर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री याद हो तो उसमें कैटाफोरेसिस जो है वो आप कोलाइडल कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते थे। तो कैटाफोरेसिस जो है ये आपने उस वक्त यूज़ करनी है जब आपके पास जो है वो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोलाइडल इन नेचर हो। आज हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेडियो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन बेस्ड ऑन TLC जो है वो स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल प्रोवाइड कर देती हूँ विद कंपोनेंट्स और हम देखेंगे कि हम उनको कैसे रेडियो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूजिंग बेस्ड ऑन TLC जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अब सपोज़ ये आपका सैंपल है जिसके अंदर जो है वो फॉलोइंग कंपोनेंट है, सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, रुबिडियम आयन है और सीजियम आयन है, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इनके लिए एक सूटेबल रेडियो आइसोटोप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि वही रूल्स फॉलो करने हैं जो आप चॉइस ऑफ आइसोटोप जो है उसके अंदर फॉलो करते हैं। तो मैं इन सब के लिए जो है वो 1 बाय 1 आइसोटोप जो है वो सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि चॉइस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स की जो पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए इनके लिए एक सूटेबल रेडियो ट्रेसर आपने चूज़ करना है। ठीक है, वो मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करती हूँ। अब जो मैंने सोडियम के लिए आइसोटोप यूज़ किया है वो सोडियम 22 है जिसकी हाफ लाइफ 2.6 ईयर्स है। पोटाशियम के लिए जो रेडियो ट्रेसर यूज़ किया पोटाशियम 42 है, हाफ लाइफ 12.36। रुबिडियम के लिए जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है रुबिडियम 86 जिसकी हाफ़ लाइफ है 18.6 डेज़ और सीजियम के लिए सेलेक्ट किया सीजियम 137 जिसकी हाफ़ लाइफ है टी हाफ कितनी है 30.1 ईयर। अब इन आइसोटोप्स को क्यों सेलेक्ट किया है ये आपने खुद सर्च करना है क्योंकि पहले आप काफ़ी दफ़ा जो है वो रेडियो आइसोटोप्स की सिलेक्शन जो है उसके साथ डील कर चुके हैं। इनको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एक एस्बेस्टॉस शीट लेनी है। अब ये सपोज़ आपकी एस्बेस्टॉस शीट है, ठीक है, ये इसका मैं आपको एरिया मेंशन कर रही हूँ। 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी आपके पास और 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ होगी। तो इसका एरिया अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपके पास हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ दैट वुड बी 40 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है उसका एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है, जैसे आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी बॉटम पे एक 3 सेंटीमीटर की जो है ना वो हाइट तक आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है लेड पेंसिल से।
सपोज़ ये मैं जो है वो 3 सेंटीमीटर की जो है ना वो हाइट तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है मज़ीद इसके साथ, इससे आपने जो है वो 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 3 सेंटीमीटर वाली लाइन से 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या कर, ये आपकी हो गई 3 सेंटीमीटर वाली लाइन, ये आपने लेड पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने कुछ मज़ीद जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने जो है वो अप टू 30 सेंटीमीटर, यानी टोटल अगर आपके पास जो ये 40 सेंटीमीटर थी, 3 सेंटीमीटर जो है वो आपने यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर अगर आप ऊपर से निकाल देते हैं, तो ये आपकी यहाँ तक अप टू 30 सेंटीमीटर जो है वो दरमियान से एरिया जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने ये क्या किया कि 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है ये सारी जो है वो आपने लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे विद लेड पेंसिल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है अपनी मोबाइल फेस, दैट वुड बी HCl। एस्बेस्टॉस शीट जो थी वो थी आपकी स्टेशनरी फेस। आपकी मोबाइल फेस होगी यहाँ पे HCl जो है उसकी एक सर्टन एफिनिटी है इन सारी जो है वो आयोनिक स्पीशीज़ के लिए, बट डिफरेंशियल है, किसी के लिए ज़्यादा है किसी के लिए कम है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे एज मोबाइल फेस यूज़ किया है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि स्केल से जो है ना वो 1/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है ना वो आपने एक लाइन लगानी है, ये आपका 1/2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि इस 1/2 सेंटीमीटर को आपने क्या करना है, आपकी जो मोबाइल फेज़ है दैट इज़ HCl उसमें डिप करना है। 1/2 सेंटीमीटर तक आपने जो है वो HCl के अंदर इसको डिप कर देना है, और आपने इसको 1 आवर का टाइम देना है। यहाँ पे 1 आवर का टाइम आपने देना है यहाँ पे इसको स्टैंड बाय के लिए। कॉलम पे जो है वो जितने भी सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, रिटेन होने के लिए आपने टाइम देना है 1 आवर का। आफ्टर 1 आवर आपने क्या करना है, इसको इस क्रोमेटोग्राम को आपने रखना है ड्राइंग चैम्बर में। जब ये ड्राई हो जाता है, आफ्टर ड्राइंग क्या करना है आपने, ये जो इसकी स्ट्रिप्स है ना, आपने क्या करना है, इसको अलॉन्ग दी स्ट्रिप्स इन लाइंस के अलॉन्ग जो है इसकी कटिंग कर लेंगे पूरे कॉलम की। अब ये जो आपकी स्ट्रिप्स है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपका वो जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है वो सारा का सारा मूव कर चुका है, यानी आपका सीजियम आइन, पोटाशियम आइन और जितने भी आपके आइंस हैं वो सारे के सारे इन स्ट्रिप्स पे मूव कर चुके हैं। उन्होंने एक डेफिनेट मूवमेंट इसके ऊपर शो की है, डिफरेंशियल मूवमेंट। अब आपने क्या करना है, इन स्ट्रिप्स को आपने रख देना है सिंटिलेशन काउंटर में। और कैसे रखना है, अगर आपको अपनी जो है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस टेक्निक याद हो तो आपने क्या करना है, इनको पहले पॉलीथीन बैग्स के अंदर पैक करना है। पॉलीथीन बैग्स के अंदर पैक करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिंटिलेशन काउंटर में रखना है। इनके काउंट्स नोट करने हैं, हर स्ट्रिप के आपने काउंट्स नोट करने हैं, और ये काउंट्स आपने नोट करने हैं फॉर ऑलमोस्ट 50 सेकेंड्स। अब हर स्ट्रिप जो है वो आपको कुछ पर्टिकुलर पीक्स देगी। हर स्ट्रिप पे आपके पास जो है वो सिंटिलेशन काउंट के अंदर जो है वो कुछ पर्टिकुलर पीक्स आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, जो हर स्ट्रिप की जो पीक्स हैं उससे आपने जो है वो क्या करना है, उसके काउंट्स पर मिनट की जो है वो रीडिंग ले लेनी है।
ठीक है, काउंट्स पर मिनट्स की रीडिंग भी आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है कि हर स्टेप्स पे आपके जो काउंट्स पर मिनट की रीडिंग आई है उसको आपने क्या करना है, एक प्लॉट की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्ट्रिप्स एंड काउंट्स को आपने प्लॉट की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपके पास अब जो प्लॉट आएगा ना वो आपको क्या करेगा, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे जो है वो डिफरेंट किस्म की पीक्स दे सकता है या बार ग्राफ दे सकता है। ठीक है, जिससे आप कंपैरेटिवली जो है वो जज कर सकते हैं कि किस किस्म के एलिमेंट की जो है वो कौन सी जो आपके पास रेडियो डिटेक्शन आई है वो ज़्यादा थी। ठीक है, अब जो आपके पास रेडियो डिटेक्शन ज़्यादा आई है उसको आप लिटरेचर से, स्टैंडर्ड से जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये जो आपके पास रेडिएशन काउंट आया है ये आपका जो ओवरऑल मिक्सचर था जिसमें आपके पास सीज़ियम भी था, पोटाशियम भी था, सोडियम भी था, रुबीडियम भी था, इनमें से किसके लिए करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगर आपके पास जो हाईएस्ट काउंट आया है वो लिटरेचर से आपको पता चलता है या किसी रिसोर्स से आपको पता चलता है कि रुबीडियम है, तो इसका मतलब ये कि आपके सैंपल में सबसे ज़्यादा रुबीडियम। इसी ग्राफिकल एनालिसिस को आप फर्दर RF फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक डाटा आ गया है किस तरह रेडियो क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन TLC। नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके पास जो बाकी टेक्निक्स हैं उनमें से मैं आपको कोई एक टेक्निक जो है उसकी बेस पे रेडियो क्रोमेटोग्राफी करवा दूँगी। यहाँ तक आप नोट कर लें, ये आज का लेक्चर था और इसमें अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दें।